Hello everyone, welcome back for the video number 6 of unit number 2, that is primary market and secondary market. Till now we have completed this slide. Now we are moving forward. Yes, which are the factors that influence the price of a stock? These are two specific factors, that is stock specific and market specific. दो factors की हम बात करेंगे. First of all, stock specific factor. Stock specific factor is related to the, देखो stock specific factor जो होता है ना, ये जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कंपनी से उस पर डिपेंडेंट होता है. इट्स फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्किल. अगर आप कंपनी के अंदर जा रहे हो, कंपनी के बारे में बात कर रहे हो कि सर ये कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है मार्केट के अंदर, इनके जो मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रांग है, इनके पास टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, इनके लोग मार्केटिंग कितनी बढ़िया करते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें जब आप देख रहे हो तो इसका मतलब आपके जो फैक्टर्स हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक है. ओके. Now, market specific factor. Market specific factor थोड़े अलग तरीके के factors होते हैं. Is influenced by investors' sentiment toward the stock market as whole. Sir, right now market is going down. Market बहुत ज्यादा गिर रहा है. तो market sentiment कैसा है? Downward है. ठीक है. कहीं ना कहीं bear market चल रहा है. तो उस कंडीशन के अंदर आप देखोगे अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर भी डाउन जा रहे हैं. तो अच्छी अच्छी कंपनियां भी नीचे जा सकती है बिकॉज ऑफ मार्केट स्पेसिफिक. लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक स्पेसिफिक काम करता है, शॉर्ट टर्म में काम करता है मार्केट स्पेसिफिक. लॉन्ग टर्म में देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक उसकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अच्छी हो जाएगी. ठीक है, अपने आप होगी लॉन्ग टर्म में देखोगे. नाउ दिस फैक्टर डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट रादर देन द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस पे नहीं डिपेंडेंट है, ये सब एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी. इवेंट फेवरेबली टू द इकोनॉमी, पॉलिटिकल, रेगुलेटरी एनवायरमेंट लाइक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, friendly budget, stable government, etc. can fuel the euphoria in investments, रिजल्टिंग इन बूम इन द मार्केट. अगर मान लो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, जैसे आपने देखा होगा लास्ट इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स के अंदर भी ऐसा हुआ था. ठीक है, स्पेसिफिक डेट की हम बात करते हैं 3 जून 2024, 4 जून 2024. 3 जून को मार्केट बहुत अच्छा अप था क्योंकि जो रिजल्ट लग रहे थे कि सर 400 प्लस सीट्स आएंगी तो स्टॉक मार्केट अप था. लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो देखा कि सर सीट्स तो आई नहीं इतनी, तो मार्केट क्रैश की सिचुएशन में आ गया. ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है. सर कंपनियां तो बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन में थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? देखो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट है. ओके. So on the other hand, unfavorable event like war, economic crisis, etc., depression in the market, irrespective of the certain companies performing well. आप कितना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लेकिन मार्केट इकोनॉमी अगर अच्छी नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आएगा. ओके. However, the effect of market specific factor is generally short term. क्या कह रहा है? मार्केट स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म नहीं रहता है. Despite ups and downs, price of a stock in long run gets stabilized based on the stock specific factor. लॉन्ग टर्म में तो काम करेगा स्टॉक स्पेसिफिक. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट अप डाउन हो सकता है. तो ये जो लोग मार्केट में शेयर्स डेली बेचना खरीदना ये जो काम करते हैं ना, ये स्टॉक स्पेसिफिक पे काम नहीं कर रहे होते. इनका काम मार्केट स्पेसिफिक पे है कि सर ऐसी न्यूज आई है शेयर खरीद लो, न्यूज आई है आप सेल कर दो. ठीक है, इस तरीके की चीजें करते हैं मार्केट स्पेसिफिक. रिस्क भी मार्केट स्पेसिफिक में ही ज्यादा होती है ना कि स्टॉक स्पेसिफिक में. ओके. Therefore, a prudent advice to all the investor to analyze and invest, not speculate in share. मतलब क्या है सर? स्पेकुलेट का मतलब सट्टा. आप जो मार्केट स्पेसिफिक पे कर रहे हो वो एक तरीके का सट्टा है, लेकिन जब स्टॉक स्पेसिफिक पे कर रहे हो तो आपको लगता है सर कंपनी ग्रो करेगी तो मेरा पैसा अपने आप ग्रो करेगा. लेकिन आप कह रहे हो सर 6 महीने हो गए मेरा पैसा ग्रो नहीं कर रहा. सर 6 महीने बहुत छोटा पीरियड है. ठीक है, आप 2 से 3 साल रुकोगे आपको दिखने लग जाएगा ग्रोथ, अपने आप आपको लगने लग जाएगा कि सर रिटर्न आ रही है. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल अगर आपको शेयर रखोगे आपको दिखेगा. अगर वो कंपनी की एक्चुअली में परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपके शेयर की प्राइस भी अच्छी होगी. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द टर्म ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक? दो तरीके के स्टॉक के बारे में बात करेंगे. कहता है एक है ग्रोथ स्टॉक. ग्रोथ स्टॉक है इन दिस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वी कम अक्रॉस टर्म एज द ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक एक्सेट्रा. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर वर्ल्ड में हम जाते हैं तो दो तरीके के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं. एक मिलता है ग्रोथ स्टॉक और एक है वैल्यू स्टॉक. कंपनीज whose potential for growth in sales and earning are excellent. क्या बोल रहा है? जिन कंपनीज के अंदर कहीं पोटेंशियल है ग्रो करने का, किस चीज में ग्रो करने का? सेल्स में, अर्निंग्स में. ठीक है, एक्सेलेंट लेवल पर चांस है. आर ग्रोइंग फास्टर देन अदर कंपनीज. अदर कंपनीज और ज्यादा स्पीड से भाग रही हैं इन द मार्केट. और अदर स्टॉक इन द सेम इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक. बहुत सिंपल चीज है, जो स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है
भागने का अदर कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा। दीज आर कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक। दीज कंपनी यूजुअली पे लिटिल और नो डिविडेंड। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिविडेंड पे नहीं करते, ये लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसको री इन्वेस्ट करते हैं। री इन्वेस्ट करने से क्या होता है सर, मार्केट से लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना ही पैसा वापस से इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, री इन्वेस्ट करोगे तो उस कंडीशन में, अब आप पहले मान लो कि कोई कंपनी काम कर रही थी और कंपनी का मार्केट कैप था 1000 करोड़, उन्होंने इस साल कमाए 300 करोड़, उन्होंने 300 करोड़ और लगा दिए, 1300 करोड़ से काम कर रहे हैं। सर 300 करोड़ और लग गए तो नई मशीनरीज आई होंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज आई होंगी, तो अब ग्रो के चांस और स्पीड से होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं दीज कंपनीज यूजुअली पे लिटिल और नो डिविडेंड एंड इन देयर बिजनेस फॉर द फर्दर एक्सपेंशन। ये लोग क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं बिजनेस को, ये दबाने की कोशिश नहीं करते, डिविडेंड बांट दिया घर ले चलते हैं पैसा, बात खत्म, ऐसा नहीं है। ओके, नाउ वैल्यू स्टॉक। द टर्म वैल्यू स्टॉक रेफर्स टू द स्टॉक देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, जो उनकी वैल्यू बनती है ना उससे वो थोड़े अंडर वैल्यूड है। ठीक है, कि एक्चुअली अंडर वैल्यूड वो हुए हैं कुछ रीजन से, मार्केट सेंटीमेंट की वजह से, पर उनकी वैल्यू बनती ज्यादा है। ठीक है, तो वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पैक्टफुल होती है कि अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाय कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मली इसको आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो प्राइस अर्निंग रेशियो के थ्रू। प्राइस अर्निंग रेशियो आपको बताता है कि शेयर जो है आपका, स्टॉक जो है आपका, वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ओके, तो उसको देख के आप कहीं ना कहीं चेक कर पाओगे। These stock typically having strong fundamental but are overlooked or undervalued by the market. Market की वजह से कुछ undervalued हो गया है. Investor who seek value stock believe that the market has incorrectly priced them and are trading below their true worth. Actually में जितना होना चाहिए उससे कम पे डील करना है। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है 30, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी जो है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसका प्राइस अर्निंग चल रहा है मान लो कि 10, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत कम चल रहा है, इंडस्ट्री का 30 और हमारा 10 है, तो उस कंडीशन के अंदर आप अंडर वैल्यूड हो। आप हो सकता है मार्केट करेक्शन की वजह से या मार्केट के किसी प्रॉब्लम की वजह से या पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से आपका कहीं ना कहीं सेक्टर में अंडर वैल्यूड हो गए हो, लेकिन टाइम के साथ शायद आप इंडस्ट्री के बराबर आ जाओ तो आपके शेयर की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर आप ऐसा ट्रस्ट करते हो तो ये होता है वैल्यू स्टॉक। ठीक है, एक तो ऑलरेडी पी रेशियो बराबर चला के बैठे हैं या ज्यादा चला के बैठे हैं, लेकिन आप उसमें ट्रस्ट कर रहे हो। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको इसमें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी है। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी देखोगे आप, उसका पी रेशियो इंडस्ट्री के पी रेशियो से बहुत ज्यादा है, बट स्टिल उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये और ग्रो करेगी क्योंकि वो एक ग्रोथ स्टॉक है। ठीक है, उसमें पोटेंशियल है बहुत ज्यादा स्पीड से भागने का, वो कंपनी के बराबर और कंपनी के बराबर नहीं टिक रही, वो ज्यादा स्पीड से भाग रही है। ठीक है, ऐसे ही एक कंपनी है टाटा मोटर्स। आप इन कंपनीज को अभी करंटली चेक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि करंटली सिचुएशन ये है कि टाटा मोटर्स का पी रेशो इंडस्ट्री के पी रेशो से बहुत कम चल रहा है, लेकिन उस कंपनी में कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। टाटा के आप व्हीकल्स देख सकते हैं मार्केट में कितने हैं और किस स्पीड से वो पिछले कुछ टाइम से ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो कम हो गया। सर वो अंडर वैल्यूड है, शायद फ्यूचर में बढ़ जाए। ठीक है, करंटली मार्केट शेयर जो है वो कहीं 800 रुपए से भी कम आ चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर में टाटा मोटर्स हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ऑलरेडी गुड स्टॉक है। ठीक है, 100+ के पी रेशियो पे बैठा है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 100+ नहीं है, बहुत कम है उससे, बट फिर भी लगता है और बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज बिड एंड आस्क प्राइस। देखो बिड एंड आस्क प्राइस की एक टेबल है, ये इस टेबल से आप जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बिड प्राइस दिखेगी, ये कहीं ना कहीं आस्क प्राइस दिखेगी। क्या बोल रहा है, द बिड इज बायर्स प्राइस। क्या कहना चाहता है, आई वांट टू बाय एट दिस प्राइस। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं इस प्राइस पे बाय करना चाहता हूँ। देखो आप सस्ता खरीदना चाहोगे महंगा खरीदना चाहोगे, सिंपल बात है सर, सस्ता खरीदना चाहूंगा तो मैं बिड लगा रहा हूँ, इतने में कोई दे दो तो मुझे 2000 यूनिट दे दो। ठीक है, तो मैंने बिड लगाई, मैंने ऑर्डर लगाया। ठीक है, ये बिड प्राइसेस लगी हुई है। देखो ऐसे ही आस्क प्राइस, सर जब मैं बेचना चाहता हूँ, क्या बोल रहा है, द आस्क और ऑफर इज बायर्स प्राइस, आई वांट टू सेल एट दिस प्राइस। मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, इस प्राइस पे कहीं ना कहीं सेल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, दिस इज सेलर्स प्राइस। ओके, यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ, तो आप सस्ता बेचोगे महंगा बेचोगे, सर ऑब्वियसली मैं तो महंगा बेचूंगा। देखो ठीक है, आपको बिड प्राइस से आस्क प्राइस थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, नॉर्मली ये चीज होती है कि हम आस्क प्राइस और बिड प्राइस दोनों को यहाँ पे डेली बेसिस पे होते हुए देखेंगे। जब किसी ब्रोकर के थ्रू आप डील करोगे ना, तो आप देखोगे स्टॉक के अंदर नीचे कंटिन्यूअसली इस तरीके की टेबल चल रही होगी जहां पे बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस साथ साथ में चल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, देखो पोर्टफोलियो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, नया नहीं है, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। ओके, पोर्टफोलियो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट मिक्स एंड मैच फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एन इन्वेस्टर्स गोल। सर मैंने यहाँ पे मान लो अपना पोर्टफोलियो बनाया, उसमें हर तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है, रियल एस्टेट उसका पार्ट है। मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक उसके पार्ट है। गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, गोल्ड उसके पार्ट है। ठीक है, आइटम्स दैट आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो कैन इंक्लूड एनी एसेट
loan from the shares, debentures, bond, mutual funds, units to items such as gold, art, even real estate, etc. सब आते हैं आपके सारे investment in part of your portfolios. However, for the most investors, a portfolio has come signifying investment in a financial instrument like shares, debentures, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड. ज्यादातर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो पोर्टफोलियो में सिग्निफाई करते हैं क्या कि सर ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब उसके अंदर आते हैं, बट प्रैक्टिकली पोर्टफोलियो मींस योर ऑल एसेट्स. ओके, नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? डाइवर्सिफाई करना क्या होता है? देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब जो बेसिकली है वो आप जब अपनी रिस्क को कम करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन इज द इंपॉर्टेंट टूल. डाइवर्सिफिकेशन इज अ स्ट्रेटजी दैट मेक्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन अ पोर्टफोलियो एंड एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस योर पोर्टफोलियो रिस्क. आप जब अपने पैसे को एक ही जगह ना इन्वेस्ट करके उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना पसंद करोगे तो इससे होगा क्या कि सर एक ही जगह करता तो शायद रिटर्न ज्यादा आती लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहती. ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 जगह करूंगा तो रिटर्न के चांस कम है लेकिन रिस्क भी कहीं ना कहीं कम हो गई है. ओके, डाइवर्सिफिकेशन मोस्ट ऑफ्टन डन बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट्स क्लास सच एज स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड. बोले अपना पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए. ठीक है, अलग अलग जगह लगाओगे तो रिस्क कम रहेगी. एक जगह पैसा कम भी हो गया तो कम से कम दूसरी जगह पैसा सेफ रहेगा, बचेगा या बढ़ेगा. ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? फायदा क्या है इसका, क्या फायदे हैं जरा देखते हैं. अ गुड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज मिक्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ एसेट क्लास. डिफरेंट सिक्योरिटी परफॉर्म डिफरेंटली एट एनी पॉइंट इन टाइम. ठीक है, ऑब्वियसली हर पॉइंट पे हर एसेट सेम बिहेव नहीं करेगी, सारी एसेट्स नहीं बढ़ेंगी. हो सकता है कोई बढ़ेगी, कोई कम होगी, थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ेगी, है ना. तो ओवरऑल के अंदर अगर हम देखेंगे तो बेनिफिट के चांसेस ज्यादा होंगे और अगर लॉस हुआ भी तो कम लॉस होगा कंपैरेटिवली अगर हम एक ही जगह पैसा डालेंगे. ठीक है, तो डिफरेंट सिक्योरिटी परफॉर्म डिफरेंटली एट एनी पॉइंट इन टाइम. सो विद द मिक्स ऑफ एसेट टाइप्स your entire portfolio does not suffer the impact of decline of any security. कोई एक चीज गिर गई तो पता चले सर मेरा तो पूरा पैसा डूब गया, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड हो, किसी एक से दिक्कत आने से बाकी चीजें आपकी सेफ बचा के रखेगी. when your stock goes down you may still have stability of your bond in your portfolio. क्या बोलना चाह रहा है? अगर आपके स्टॉक डाउन हो गए तो वहां आपको बॉन्ड आपके बचा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बॉन्ड आपको कहीं ना कहीं रेगुलर इंटरेस्ट देते हैं, वहां वैल्यू डाउन होने का कोई चांस नहीं है, आप सेफर साइड रहोगे. ओके, नेक्स्ट, डेट इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट? डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी लैंड मनी टू अनदर. अभी हम बॉन्ड के बारे में पढ़ के आए थे, ये वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है. ओके, ऑन प्री डिटरमाइंड टर्म with regards to the rate and periodicity of interest and repayment of principal amount by the borrower to the lender. ठीक है, बेसिक चीज है, देखो इसके बारे में कुछ नया नहीं है. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर के बारे में जो आपने पहले पढ़ रखा है लास्ट वीडियोस के अंदर वही चीजें हैं. ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक पर्सन है जो कह रहा है कि मुझे आप यहाँ पे पैसा दे दो. ठीक है, बदले में मैं आपको एक टाइम के बाद में एक मेच्योरिटी अमाउंट और टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट दोनों प्रोवाइड करूंगा. ओके, वही बोला, प्री डिटरमाइंड टर्म्स विद रिगार्ड टू द रेट एंड periodicity ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बाय द बोरोवर टू द लेंडर. नाउ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट टर्म बॉन्ड, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए हैं, इज यूज्ड फॉर द डिबेंचर debt instruments issued by the central, state government and public organization, and the term debenture is used for the instrument issued by private corporate sector. देखो बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है, लास्ट वीडियोस में आपने पढ़ी हैं, बट जिस तरीके का मटेरियल है उसी तरीके से मुझे बताना पड़ेगा. ठीक है, चीजें रिपीट हो रही है तो आपके लिए अच्छा ही है, आपके लिए रिवाइज ही हो रहा है. What are the features of debt instrument? Features क्या है? ठीक है, each debt instrument has three features. Maturity, कूपन 5 साल के लिए इशू किया जा रहा है या 10 साल के लिए इशू किया जा रहा है आपको. ठीक है, या फिर ये 2 साल के लिए इशू किया जा रहा है, ये पहले बताया जाएगा. कूपन, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट. सी, कूपन refers to the periodic interest payment that are made by the borrower who is also the issuer of the bond to the lender, the subscriber of the bond. And coupon rate is the rate at which interest is paid and is usually represent the percentage of a par value of the bond. अगर मान लो 1000 रुपए का डिबेंचर है, ठीक है, या बॉन्ड है, तो उसके ऊपर मान लो इंटरेस्ट रेट रखी गई है 6% पर एनम, तो ये हमारी कूपन रेट होगी. ओके, और इसका जो पेमेंट है वो इस पार वैल्यू के ऊपर होगा. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल. ये 1000 रुपए जो डिसाइड हुई है क्या है? ये प्रिंसिपल है, जितना अमाउंट बोरो किया जा रहा है ये अमाउंट आपको यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा फाइनल एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी. ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट अलग से हो. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द सेगमेंट इन डेट मार्केट? सेगमेंट्स क्या है? तो सेगमेंट की बात करें तो यहाँ हमारे 3 मेन सेगमेंट्स आ रहे हैं: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पीएसयू बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी. ठीक है, ये गवर्नमेंट का है,
ये भी कहीं ना कहीं हम मानते हैं गवर्नमेंट का है, पीएसयू जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एंड फिर उसके बाद आता है कॉर्पोरेट यूनिट्स, ये कंपनीज का है, ठीक है। मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कंप्राइज द सेंट्रल स्टेट एंड स्टेट स्पॉन्सर सिक्योरिटीज, एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट कंप्राइज ऑफ कमर्शियल पेपर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। ये चीजें इसमें इंक्लूड होती है। हु आर द पार्टिसिपेटेड, कौन यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है डेट मार्केट में? कहता है गिवन लार्ज साइज ऑफ ट्रेड्स, debt market as predominantly a wholesale market which dominate institutional investor participant. The investor in debt market are mainly banks, financial institutions, mutual funds, provident funds, insurance companies, corporate. मतलब सर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है क्या? नॉर्मली तो नहीं कर सकता। तो द म्यूचुअल फंड दे कैन, ठीक है। म्यूचुअल फंड ने कहीं पैसा डाल रखा है, मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। आर बॉन्ड्स रेटेड फॉर देयर क्रेडिट क्वालिटी। देखो क्रेडिट क्वालिटी क्या होती है, आपने एक टर्म सुनी होगी आजकल बड़ी फेमस है, क्रेडिट स्कोर। हाँ, क्या होता है क्रेडिट स्कोर? क्रेडिट स्कोर ये होता है कि सर अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर होता है। नॉर्मली कहते हैं अगर 750 प्लस किसी का क्रेडिट स्कोर है तो बड़े आराम से उसको लोन मिल जाता है, प्रॉब्लम नहीं आती है, इट इज अ गुड स्कोर, ठीक है। 800 प्लस है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो 750 प्लस जैसे स्कोर हुआ हर किसी इन्वेस्टर का, सिमिलरली क्या बॉन्ड्स को भी कोई क्रेडिट रेटिंग दी जाती है? अच्छा, ये 750 प्लस रेटिंग हमें कौन देता है, कौन है वो करने वाला? तो उसके लिए स्पेसिफिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो ये काम करती हैं, ठीक है। सिमिलरली वो किसी बॉन्ड की क्वालिटी चेक भी करते हैं, क्रेडिट क्वालिटी चेक। तो जितनी क्रेडिट क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही इंटरेस्ट रेट डाउन होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका 750 प्लस 800 प्लस क्रेडिट स्कोर है, आप लोन लेने जाओगे आपको लोन सस्ता मिलेगा। आपका क्रेडिट स्कोर अगर 650 है तो आपको क्रेडिट यहाँ पे शायद लोन मिल जाए, लेकिन मिलेगा तो महंगा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी, ठीक है। मोस्ट बॉन्ड डिबेंचर्स इश्यूज आर रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दीज आर सम एग्जांपल्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, स्पेशल हियर, इसका फिच, मेरा है ना, ये कुछ का नाम है जहां देखोगे पर्टिकुलरली रेटिंग्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही फेमस है, ये आपको देखो देखने को मिलेगा कुछ स्पेसिफिक जो क्रेडिट रेटिंग्स का आपको ऑप्शन मिलता है, क्रेडिट स्कोर चेक करने का ऑप्शन मिलता है पेटीएम पे, फोन पे, तो वहां आपको इसका नाम देखने को मिल सकता है, ओके। नाउ दीज आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स। कॉर्पोरेट एक्शन पढ़ के आए हैं वैसे, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू, बोनस इशू, मैं इसे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंपनी किसी भी तरीके से कोई मर्जर, कोई एक्विजिशन, कोई राइट इशू, कोई डिविडेंड, कोई स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू कुछ भी करती है, ठीक है, कंपनी के चेंजेस कुछ भी आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर ये कहलाता है कॉर्पोरेट एक्शन। लास्ट वीडियो में भी हमने इसे पढ़ा था, आप इसे रीड कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी? क्या मतलब है इसका? डिविडेंड डिक्लेयर करने का क्या मतलब है? कहता है रिटर्न रिसीव बाय इन्वेस्टर एंड इक्विटी कम इन द टू फॉर्म्स, दो तरीके से आती है, एक होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डिविडेंड। समझते हैं इसको। सर मैंने कंपनी में पैसा डाला, मैंने एक कंपनी के अंदर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। या चलो ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन रख लेते हैं कि सर एक शेयर 100 रुपए का था, तो मुझे इस कंडीशन के अंदर 100 शेयर्स। अब कंपनी दो चीजें कर सकती है, 100 रुपए, कंपनी के पास दो ऑप्शन है। जब भी कंपनी कमाएगी तो उन्होंने बोला कि सर हम डिविडेंड देंगे, इस साल हमने डिक्लेयर किया है कि हम जो डिविडेंड दे रहे हैं वो 2 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड। अगर 2 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है 100। तो 100 शेयर्स अगर आपके पास है, 2 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है, तो इंटू टू आपको 200 रुपीज का क्या मिल जाएगा? डिविडेंड मिल जाएगा, ओके। अब 200 रुपीज पर यहाँ पे डिविडेंड आपको मिल गया, या तो आपको डिविडेंड लेना है, ठीक है, या फिर कंपनी दूसरा क्या करती है, ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस में चेंज हो गया। क्या किया? बोले सर हम नहीं बांट रहे डिविडेंड, आप जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी मार्केट वैल्यू के ऊपर आएगा, ठीक है। और मार्केट वैल्यू के ऊपर आएगा तो उस कंडीशन के अंदर आपकी शेयर की वैल्यू जो 100 रुपए चल रही थी वो इंक्रीज होकर कहीं ना कहीं 102 रुपीज आ जाएगी। डायरेक्टली ये 2 रुपीज जो आपको नहीं बांटा वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इस पर इंपैक्ट आएगा, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अब आप जब बेचोगे इस 100 शेयर्स को तो 102 पे बेचोगे, तो अब आपको ऑटोमेटिकली 200 का बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप उसे सेल करोगे, ना कि अभी। तो बढ़िया है, अब कंपनी ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो ग्रोथ के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। So dividend is distribution part of company's earning to the shareholder, usually twice a year in the form of final dividend and interim dividend. नॉर्मली कंपनी साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार डिविडेंड देती है, एक फाइनल डिविडेंड होता है जो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है, और एक एंटरिम डिविडेंड होता है जो साल के बीच में अगर अच्छा अर्निंग आ गई तो एंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रख के। नाउ डिविडेंड इज देयरफॉर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के लिए अपने आप में एक सोर्स ऑफ इनकम है कि सर रेगुलरली मेरे पास पैसा आएगा, इनकम आएगी। नॉर्मली द डिविडेंड इज एक्सप्रेस ऑन पर शेयर बेसिस। नॉर्मली जैसे मैंने बताया ना, पर शेयर पे बताया 2 रुपीज, इसी तरीके से बताया जाता है कि पर शेयर का इतना डिविडेंड है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिविडेंड यील्ड? यील्ड मींस आउटपुट, आउटपुट कितना आ रहा है। कहता है डिविडेंड यील्ड गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड डिविडेंड पेड बाय इट्स इशूइंग कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स। क्या बोलना चाह रहा है?
कहता है जो डिविडेंड यील्ड है ना उसका, वो आपको यार रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक एंड डिविडेंड पेड के बीच में। एग्जांपल के लिए अपन नीचे देखते हैं, कहता है फॉर एग्जांपल एक एबीसी कंपनी है, उसका मार्केट प्राइस है 360 रुपीज, एनुअल जो हमने डिविडेंड दिया है वो दिया है 10 रुपीज। तो इस कंडीशन में 10/360 अगर करते हैं तो उसका जो रिटर्न आ रहा है एनुअल वो आ रहा है 2.77%। ठीक है, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय एग्रीगेटिंग पास्ट ईयर्स डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय द करंट स्टॉक प्राइस। आप इसे शेयर की वैल्यू जो करंट मार्केट प्राइस है उससे डिवाइड कर रहे हैं, और इससे आपको क्या मिला, कितना उसका डिविडेंड यील्ड है इन परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट? पढ़ के आए हम, नया नहीं है बिल्कुल भी। जब आप कंपनीज के शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, अगर अभी एक शेयर चल रहा है मान लो कंपनी का 1000 रुपीज का, ठीक है, वन शेयर, और हम इसके एक शेयर अब हो जाएगा 100 रुपए का। ठीक है, पहले भी 1000 रुपए थी वैल्यू इसकी, अब भी 1000 रुपए है वैल्यू, लेकिन अब 10 शेयर की वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए है। Okay, so stock split is the corporate action which split existing share of a particular face value into a smaller denomination so that the number of shares increases. But again, increases. Okay. Okay. However, the market cap of or the value of shares held by the investor puts the split remain the same as that before the split. देखो पहले भी 1000 रुपए के थे आपके पास, अब भी 1000 रुपए के। पहले आपके पास एक शेयर था 1000 का, अब आपके पास 10 शेयर है 100 के। वैल्यू तो 1000 ही है, वैल्यू चेंज नहीं होती इसमें। ओके, व्हाई डू कंपनी अनाउंस स्टॉक स्प्लिट? क्यों करते हो भाई स्टॉक स्प्लिट, क्या जरूरत है इसकी? तो कहता है इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक डजंट चेंज, जब कंपनी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, व्हाट मोटिवेट अ कंपनी टू स्प्लिट इट स्टॉक? देखो जब मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां कंपनी नॉर्मली स्प्लिट अनाउंस करती है। टू, देयर आर नो थियोरेटिकल रीजन इन द फाइनेंशियल हिस्ट्री टू इंडिकेट द नीड ऑफ स्टॉक स्प्लिट। जनरली तो मैं नहीं पता क्या क्यों करते हैं, बट कंपनी सोचती है कि प्राइस बहुत ज्यादा हो गई तो नॉर्मली हर कोई हमारे शेयर को बाय नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगर शेयर की वैल्यू 1,50,000 रुपीज है तो आप बाय करना चाहोगे? सर मैं एक, मतलब मेरे पास 1.5 लाख पड़े, मैं एक ही शेयर में कैसे डाल दूं पैसे? 4 जगह डालूंगा आराम से, 10 जगह डालूंगा आराम से। ठीक है, तो आप नहीं करना चाहोगे। लेकिन सर शेयर का स्टॉक स्प्लिट हो जाए और एक शेयर 1500 का हो जाए, हाँ अब सोच सकता हूँ मैं, अब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो 100 शेयर्स में बांटते ही ऐसा हो जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, तो जनरल इन्वेस्टर भी वहां आना चाहेगा। सो जनरली देयर आर mainly two important reasons. As the price of security get higher and higher, some investor may feel the price is too high for them to buy, and small investor may feel it is unaffordable. So splitting the stock brings the share price down to the more attractive level. उसको attractive level पे लाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये reasons देखे जाते हैं। Now, what is stock consolidation? Stock consolidation क्या है? कहता है it is the reverse of stock split. क्या चीज है सर? जो stock split में किया था 1 का 10, ये बोलता है 10 का 1। ठीक है, उल्टा, a number of present shares are combined to make smaller number of shares, like for example 3 shares are turning into 1। ठीक है, अगर आपका शेयर मान लो अभी चल रहा है 20 रुपीज पर शेयर और आप होल्ड करते हो 5 शेयर्स। ठीक है, कंपनी ने बोला कि चलो अब मेरा चेंज करते हैं इसको, 1 शेयर ऑफ 100। पहले आपके पास कितने के शेयर है? 100 के, अभी कितने के? 100 के। ठीक है, लेकिन अभी कन्वर्जन हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टॉक कंसोलिडेशन। सो एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ शेयर गोज डाउन और द प्राइस गोज अप प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली ही प्राइस बढ़ेगा। व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर? बायबैक क्या होता है? कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद रही है शेयर होल्डर्स से। सो अ बायबैक कैन बी सीन एज द मेथड फॉर कंपनी टू इन्वेस्ट इन इटसेल्फ बाय बाइंग शेयर्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। मार्केट से शेयर्स अपने वापस खरीदना है, बेसिकली एक मेथड है। बायबैक रिड्यूस नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। अगर किसी कंपनी के ऑलरेडी 1 करोड़ शेयर मार्केट में है, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि अपनी कैपिटल को कम करना है, तो वो क्या करेगा? मान लो 20 लाख शेयर उसने वापस खरीदी कंपनी ने, कहां से? मार्केट से। प्रॉपर बायबैक का प्रोसीजर है। ओके, तो उस कंडीशन में अब उसके पास में नंबर ऑफ शेयर्स कितने रह जाएंगे? ओनली 80 लाख। ठीक है, रिड्यूस हुआ है number of shares outstanding in the market. Buyback is done by the company with the purpose to improve the liquidity in shares and enhance the shareholders' wealth. शेयरहोल्डर की वेल्थ भी बढ़ेगी। समझना इस बात को कि अगर इस कंपनी में जहां 1 करोड़ शेयर्स थे उसमें से 20 लाख कम हो गया, 80 लाख है। समझना, आपके शेयर्स बायबैक नहीं किए गए हैं। आपके पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर थे पहले, तो आपके पास में 1 करोड़ में से 1 लाख शेयर थे, इसका मतलब आपके पास 1% की होल्डिंग थी। ठीक है, अब 20 लाख शेयर्स मार्केट से उन्होंने उठा लिए, अब 80 लाख रह गए। आपके पास तो अभी भी 1 लाख है ना, तो इस कंडीशन में आपके पास अब 1% है क्या? नहीं, अब आपके पास 1% से ज्यादा है। तो जब आपके पास अब 1% से ज्यादा हो गए तो यहाँ क्या बोल रहा है? एनहांस द शेयरहोल्डर्स वेल्थ। आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपके पास में होल्डिंग बढ़ गई कंपनी। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।